नमस्कार। आज आपको 10th क्लास का लेसन नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.2 कराने जा रहे हैं। 1.2 की कुछ थ्योरी है, उसको आप पहले पढ़ लीजिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसमें करना क्या होगा आपको, पहले इसके बारे में सोच समझिए है क्या चीज़। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी क्रम का कोई वो नहीं है, गुणनफल के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी यही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये और बताते हैं। फिर यदि p कोई अभाज्य संख्या है तथा p स्क्वायर ए तथा p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगी। यानी कहने मतलब है कोई एक p अभाज्य संख्या से हमारी क्या होती है मालूम है ना, जैसे जो अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कटे, ठीक है, जैसे 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्या, ये किसी से कटती नहीं है। वो अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या का भाग किसी के वर्ग में जा रहा है तो उसके बिना वर्ग में भी जाएगा। जैसे मान लो 5 का भाग है, ठीक है, तो 5 का भाग अगर 5 के स्क्वायर में जा रहा है तो 5 में भी जाएगा, ये कहने मतलब है। अब है क्या और आगे देखिए बेटा। अब क्वेश्चन देखिए, कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे समझ में आएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है। देखो, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी तो मुझे मालूम है अगर कोई संख्या लास्ट में 0 आ रहा है, इकाई का अंक 0 है तो तभी 0 आएगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, यानी 10 का भाग में ज़रूर जाएगा। यह संख्या 2, 5 में अगर 10 का भाग जा रहा है तो 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा। अगर उस संख्या में लास्ट में 0 है तो 10 का भाग जाएगा, और 10 का भाग जाएगा तो वो कह रहा है 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी उस संख्या में श्योर जाएगा, कन्फर्म जाएगा, ठीक है। तो अब 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य मतलब होता है कि वही गुणनखंड होंगे, उसके अलावा और कोई नहीं होंगे, यानी उस संख्या पर किसी का भाग नहीं जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर का क्या लिख सकते हैं, 2n की घात के को ऐसे लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर लिखा कि पावर n है, और पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का आपस में यानी घात के ऊपर घात होती है, घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये 2 की घात 2n लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। कह रहा 4 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अब देखो इसमें हमने क्या कहा, 5 नहीं, भाई गुणनखंड किए हमने, उसमें 5 कहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। अब 2 5 दोनों आना चाहिए तभी 10 से भाग जाएगा, दोनों होनी चाहिए ना, 2 5 दोनों हो तभी 10 से भाग जाएगा, 10 से भाग जाए तभी आखिरी में 0 आएगा, यानी 10 के भाग जाएगा तभी आखिरी में 0 आएगा। तो 5 इसमें है नहीं, तो अतः 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। क्या गुणनखंड में केवल संख्या कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है, यानी 2 ही आएगी। अब यहाँ 2 है तो कह रहा है 4 के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ रही, 5 है नहीं इसमें, ठीक है, 2 ही आ सकती है, ठीक है। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, यानी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी 4 की घात n में जिसमें 0 आ रहा हो, ठीक है। आगे देखो बेटा, एक फार्मूला है एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक इंटू लासा, यानी एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको हिंदी में लिख दें, कहो मैं शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, यानी ये होता है मासा महत्तम समापवर्तक और ये होता है आपका लासा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे अब कुछ क्वेश्चन आएंगे। संख्या 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी इसके टुकड़े करने हैं और फिर आपको मासा और लासा निकालना है। तो इसको 6 करो 2 गुणे 3 ले सकते हैं, 20 करो 2 गुणे 2 5 ले सकते हैं। अब देखो मासा क्या होता है, जो दोनों संख्या में कॉमन होती है वो मासा कहलाता है। तो कॉमन देखो इसे क्या, इसे कॉमन तो होता है उभयनिष्ठ, दोनों में हो,
तो 2 ऐसी संख्या जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों में होनी चाहिए। 3 2 यहाँ नहीं है, 2 1 2 है यहाँ नहीं है, यानी जितने आए जितने भी दोनों में कॉमन आएगा, उभयनिष्ठ आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मासा। इसको बोलते हैं मासा, HCF। ठीक है। अब लासा क्या होता है? जो कॉमन आए वो तो लिखना ही नहीं है, और जो बचे वो भी लिखना है आपको। ठीक है। तो देखो, एक कॉमन 2 आ रहा था वो लिख दिया, अब 1 2 बचा वो भी लिखना है, 3 बचा वो भी लिखना है, और 5 बचा वो भी लिखना है, यानी सबको लिखना है। जो कॉमन है वो लिखना है, और जो छूट गए हैं वो भी लिखना है। गुणे में आपको गुणे में लिखना है। अब इनका गुणा कर लो, कितना आ रहा है? 60, यानी लासा क्या हो गया आपका? 60। तो 60 क्या कहलाएगा आपका? लासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? लासा। ठीक है। चलो और क्वेश्चन कराते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का HCF ज्ञात कीजिए तथा फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें यहाँ क्या करना है? 96 तो करो, तो कैसे समझ के देखो, 96 को क्या कर सकते हैं? 2 का भाग करो, फिर 2 का भाग करो, फिर 2 का, जब तक 2 का जाता है फिर 3 का करा। कितने बार 2 किया? 1 2 3 4 5, 5 बार गया। ठीक है, 5 बार गया। फिर और 404 में 2 का भाग करा, फिर 101 का किया, यानी 2 की पावर 2 गुणे, हमें होता है कॉमन। अब देखो, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 यहाँ 2 में कॉमन है, यानी 2 की घात 2 और 2 की घात 2 यहाँ कॉमन। जो कॉमन होता है जो दोनों में आए, ये तो आ नहीं रहा, ये आ नहीं रहा, छोड़ो। यहाँ 10 2 की कितनी आ रही? 2, यानी 2 बार 2 2 आ रहा है, और 2 बार यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 बार आ जाएगा, यानी 4 आपका मासा हो जाएगा। HCF को क्या बोलते हैं हम? मासा, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब लासा क्या होता है? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया। देखो, अगर लासा निकालना, ये गुणे में इधर क्या हो जाएगा? भाग में, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। गुणनफल कितना है? 96 गुणे 404 बटे HCF कितना है? 4, 4 से काटो कितना आएगा? 101 गुणा करो कितना आएगा? 96 96, यानी LCM कितना हो जाएगा? 96 96, 9696। ठीक है। आगे देखो बेटा, अब आती है एक्सरसाइज। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज आ रही, उसको देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज में कह रहा है हल, यानी एक्सरसाइज आपको 1.2 है वो आप लगाइएगा, उसमें क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछेगा। उसमें कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आप उसमें पढ़िएगा। लिखा है हल अभाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक, यानी जो भाज्य जिसमें भाग जाता है उसमें 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक भाजक होते हैं। खैर, संख्या आपको दी गई ये। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो, इसमें देखो, यहाँ आपका ये गुणा है ना, ये भी गुणे। देखो, ये 13 क्या है? दोनों में कॉमन कर लो, मतलब बाहर कर लो उसको, तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 और प्लस 1 बचेगा। ठीक है। अब 77 77 और ये कितना हो जाएगा? 78 गुणा करो, फिर यहाँ तो 13 7 78, 13 गुणे 6। तो देखो बताओ, लिखा है ना, भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक भाजक, तो नहीं है, एक 13 है, एक 6 और एक 1 होता है ना। देखो 13 13 है कि 2 बार भाजक है कि नहीं है? इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 6 और 13 है, यानी 1 होगा और 6 होगा, दूसरी भाजक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यानी जिसमें 2 से अधिक भाजक हों वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ये हमने आपको बताया कि इस संख्या का भाजक है, हाँ है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है। ठीक है। फिर लिखा है 12 तथा 7वां क्वेश्चन है, जो कठिन मैं करा दे रहा हूँ। 12 तथा 18 का एक्सेप्ट याद करेंगे, यानी एक क्वेश्चन दिया गया है आपका। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़िएगा आप। उस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो 12 का हमने हमारा 18 मालूम है, ब्रेक कर लिया। अब एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसको लिखो। ठीक है, देखिए, फिर जो कॉमन नहीं उसको लिखो। पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 1 2 3 ये छूट गया तो इसको लिख दिया। जो कॉमन उसको लिखो, जो कॉमन नहीं उसको भी लिखो, है ना। 36 आ गया। रवि तथा सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। यानी वो कह रहा था कि एक कोई चलते हैं 12 मिनट में, एक 18 मिनट में चलते हैं, तो कब वो मिलेंगे? तो कह रहा है कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है। कॉपी में सभी क्वेश्चन करने हैं और ऑनलाइन कॉपी चेक कराइए। ऑनलाइन हमें करने के बाद उसकी फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। इतना काम आपको करना है। समझ में आ रही बात?
तो ये आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए हमसे आप पूछेंगे। ओके, नमस्ते बेटा।